नमस्कार बच्चों। बिहार बोर्ड 12th के एग्ज़ाम में एंशियंट हिस्ट्री से जो सवाल आते हैं, हम उनमें से 70 से 80% सवाल जो हैं बार बार रिपीट होते हैं। 70 से 80% सवाल क्या होते हैं? बार बार रिपीट होते हैं। आज मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं जो सीधे आपके एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। ये टाइम पास क्लास नहीं है, ये पूरी तरह एग्जाम फोकस सेशन है। तो हम लोग शुरू करते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और हमारा आज का पहला सवाल है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो त्रिभुजाकार था, ट्रायंगुलर था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई हैं, और ईंटें कब प्राप्त हुई थी सर इस बड़ी संख्या में? तो 1826 में, 1826 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें कि सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चनहुद्रो की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो याद रखिएगा कि एनजी मजुमदार ने। कौन? एनजी मजुमदार ने। यहां कंफ्यूजिंग नाम दिया है ऑप्शन में, देख रहे हैं ना? तो आपको याद रखना है, चनहुद्रो को सर्वप्रथम खोज किसने किया? एनजी मजुमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपर का उत्खनन कार्य कराया था। तो रोपर का जो उत्खनन कार्य कराया था, और कौन कराया था? वाईडी शर्मा। क्या हो जाएगा? वाईडी शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें कि अश्व मतलब घोड़ा, अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा सुरकोटदा। तो लोथल और सुरकोटदा दोनों हो जाएगा। यहां से हमें सिंधु सभ्यता में घोड़े का साक्ष्य प्राप्त होता है, अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। सिंधु सभ्यता की संस्कृति की देन मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। यह कथन किसने कहा था? तो याद रखिएगा, यह कथन व्हीलर और गार्डनर का है, मतलब दोनों हो जाएगा। व्हीलर और गार्डनर दोनों ने सिंधु सभ्यता को बोला कि यह मेसोपोटामिया संस्कृति की क्या है? देन है। तो नाम याद रखिएगा, व्हीलर और गार्डन दोनों ने यह बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, हल चलाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहां है? राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में है। नेक्स्ट, पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? बोल रहा है कि पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन का अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा, रहमान ढेरी से भी प्राप्त हुआ है, सराय खेला से भी प्राप्त हुआ है, और जलीलपुर से भी प्राप्त हुआ है। तो यह तीनों नाम याद रखिएगा अगर आपके एग्जाम में आए कि पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता का प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो रहमान ढेरी, सरायखेला और जलीलपुर, यह तीनों नाम आपको ध्यान रखना है। इस तरीका से आंसर क्या हो जाएगा? डी। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटे बांट का वजन क्या है? तो सबसे छोटे वाट का वजन क्या है? तो आपको ध्यान रखना है बाबू कि 13.64 ग्राम। 13.64 ग्राम सबसे कम वाटों का वजन है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात में क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, यह जो भोगात्रार है, भोगात्रार कहाँ है? तो सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? तो भोगात्रार। क्या नाम है? भोगात्रार। तो इस तरीका से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटदा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो सुरकोटदा की सर्वप्रथम खोज किसने की है? तो याद रखिएगा, जगपति जोशी ने। किसने किया था? सुरकोटदा का खोज सबसे पहले किसने किया? जगपति जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था, कितने किलोमीटर में बसा हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू, 20 किलोमीटर के घेरे में। कितने घेरे में? 20 किलोमीटर के घेरे में मोहनजोदड़ो जो शहर था बसा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। हड़प्पा लिपि से सर्वप्रथम साम्य रखती है। तो हड़प्पा लिपि से सर्वप्रथम साम्य कौन सी लिपि रखती है? तो याद रखिएगा, द्रविड़ लिपि। कौन लिपि? द्रविड़ लिपि, द्रविडियन स्क्रिप्ट। याद रखिएगा कि हड़प्पन स्क्रिप्ट में कौन है जो मोस्ट सिमिलरिटी रखता है? तो आपका द्रविड़ लिपि याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में कब आया? धोलावीरा का खोज कब हुआ, कब प्रकाश में आया? तो ध्यान रखिएगा, 1990-91 में धोलावीरा क्या आया है? प्रकाश में आया है उत्खनन से। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी। कुंतासी कहाँ स्थित है बाबू? तो याद रखिए, कुंतासी गुजरात में है। कुंतासी कहाँ है? गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? पूरा हड़प्पा सभ्यता का अगर संपूर्ण क्षेत्र का आकार जानेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? शुरू में ही एक क्वेश्चन देखे थे, त्रिभुजाकार ट्रेंगुलर है। तो हड़प्पा सभ्यता का शेप कैसा है? ट्रेंगुलर है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी पे। हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है? हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, लेकिन इनमें से कितनों को नगर की संज्ञा दी गई है? तो याद रखिएगा कि इसमें से 6 को नगर की संज्ञा दी गई है, ध्यान रखिएगा। चित्राक्षरा लिपि किस काल की है? तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। कभी कभी इंग्लिश में ही लिख देगा आपको कि पिक्टोग्राफी, चित्राक्षरा के जगह क्या लिख देगा? पिक्टोग्राफी जो लिपि है या स्क्रिप्ट है, यह किस काल की है? तो आपको ध्यान रखना है, सिंधु काल की। कब की है? इंडस पीरियड की, सिंधु सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी थी वह क्या हो जाएगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी थी। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन है? तो सबसे बड़ी इमारत कौन है? अन्नागार। सबसे बड़ी इमारत कौन है? अन्नागार। हमेशा कंफ्यूजन होता है स्नानागार अन्नागार में, याद रखिएगा सबसे बड़ा इमारत कौन है? तो अन्नागार है, ग्रेनरी है, अन्नागार है। प्राक सिंधु संस्कृति बोल रहा है कि प्राक सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य है। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से? कालीबंगा से। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो हड़प्पा कालीन बंदरगाह की जो प्राप्ति है यह कहाँ से हुई है? तो याद रखिएगा, हड़प्पा कालीन बंदरगाह, तो बंदरगाह लोथल बंदरगाह के लिए फेमस है। लोथल किस लिए फेमस था? बंदरगाह के लिए, जो कि लोथल कहाँ है? गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। लोथल कहाँ है बाबू? तो गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के निमित्त ईंटों का प्रयोग बहुतायत रूप से हुआ है। निम्नलिखित में से ईंटों का अनुपात क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो भवन के निर्माण हुआ है और अन्य कार्य के निमित्त जो भी ईंट का प्रयोग होता था उसका रेशियो पूछ रहा है कि कितना था? तो याद रखिएगा 1:2:4 था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज भी। तो पूछता है सिंधु घाटी सभ्यता का एक और कौन सा नाम है? तो कांस्य युगीन, याद रखिएगा, इसको ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं। सिंधु निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था? तो सिंधु निवासियों का प्रिय पशु जो था वह कौन था? तो सांड था। क्या था? सांड था, बुल। याद रखिएगा, सांड था सिंधु वासियों का प्रिय पशु।
हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है? दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, वह नगर है बाबू चनहुद्रो। चनहुद्रो से दुर्ग का प्राप्ति नहीं हुआ है। बाकी कालीबंगा, रोबर और कोटदीज यहां दुर्ग का प्राप्त हुआ है, लेकिन चनहुद्रो से दुर्ग का प्राप्ति नहीं हुआ है। पूछ रहा हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा चनहुद्रो से दुर्ग नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। नृवैज्ञानिकों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माता थे वह थे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। कौन थे? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता किनको मानते हैं साइंटिस्ट? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड को। सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिसंख्य मुहरें प्राप्त हुई है। निम्न में से ये मुद्रा किस चीज से निर्मित होती थी? तो सैंधव संस्कृति में जो अधिसंख्य मुहरें जो प्राप्त हुई हैं, जो मुहरें प्राप्त हुई है वह जो है किस चीज की बनी हुई होती थी? तो याद रखिएगा, यह बना होता था किससे? सेलखरी से, स्टेटाइट से। तो सेलखरी आप याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में मुहरें किससे बनी होती थी? तो मुहरें जो बनी होती थी बाबू, वह बनी होती थी सेलखरी से। सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा का पुरुष की आकृति जो कि त्रिमुखी है की पहचान सर जॉन मार्शल ने निम्नलिखित में से किससे की है? बोल रहा है कि सैंधव स्थल के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पुरुष की आकृति जो कि त्रिमुखी है, इसका पहचान सर जॉन मार्शल ने किससे की है? तो आपको सिंपल इसका आंसर याद रखना है, शिव पशुपति का। शिव पशुपति का याद रखिएगा, शिव पशुपति का। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था, तो सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में जो प्रयोग किया जाता था, यह क्या किया जाता था? तो आपको पता है कि पक्की हुई ईंटों का बेकेड वर्न ब्रेक्स, पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। सिंधुकालीन में भवनों के निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे, तो हड़प्पा काल के लोग किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी की। किसकी पूजा करते थे हड़प्पा काल के लोग? तो मदर गॉडेस मातृ देवी की पूजा करते थे। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? तो यह क्वेश्चन बार बार पूछता है 1922 में। 1922 में। तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? 1922 में, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो आपको याद रखना, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। बाकी सिंधु सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता की। व्हीलर और गार्डनर ने यही तो बोला कि मेसोपोटामिया की देन है सिंधु सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी, क्रीट की सभ्यता भी थी, लेकिन याद रखिएगा चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की पूजा नहीं करते थे। वे लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति देवी की पूजा करते थे, पीपल का पेड़ का पूजा करते थे, शिव का पूजा करते थे, लेकिन विष्णु का पूजा नहीं करते थे। तो यहाँ पूछा है कि किस देवता की पूजा नहीं करते थे? तो विष्णु की पूजा वे लोग नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है, तो हल का प्रमाण बाबू कहां से मिल जाएगा? कालीबंगा से। याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है? तो कालीबंगा से। और कालीबंगा कहां है? राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई? तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी 1921 में। 1921 में हुई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई? 1921 में। मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली है? तो मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। एकदम रट के रखिएगा, इसे बार बार एकदम धड़ल्ले से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्व से मिली है? राखलदास बनर्जी। कब? 1922। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का जो स्वरूप था मातृसत्तात्मक था। क्या था? मातृसत्तात्मक था।
विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। ये सब इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी किनारी है? रावी नदी के किनारी है, रावी नदी के किनारे है, याद रखिएगा, ये सब इजी सवाल है। सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो याद रखिएगा मुहरे। मुहरे जो है मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है इंडस सिविलाइजेशन का। तो सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? मुहरे हैं, ध्यान रखिएगा। प्राचीन प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे? तो प्राचीन जो सिक्के थे वह किस धातु के बने थे? तो ध्यान रखिएगा कि यह जो बने थे तांबा के बने होते थे, चांदी के बने होते थे, सोना और सीसा के भी बने होते थे। तो जो प्राचीन सिक्के हैं, प्राचीन सिक्के किस धातु के बने थे? तो तांबा के भी बने होते थे, चांदी के भी बने होते थे, सोना और सीसा के भी बने होते थे, ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारत के लोग, प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं? पुरातत्व बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। पुरातात्विक स्रोत निम्न में से कौन सबसे प्रमुख है? पुरातात्विक स्रोतों में निम्न में से कौन सबसे प्रमुख है? तो याद रखिएगा कि जो अभिलेख है, अभिलेख, इंस्क्रिप्शन, यह सबसे प्रमुख है। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? बोल रहा है कि जो आरंभिक अभिलेख है वह किस भाषा में है? तो याद रखिएगा प्राकृत में है। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत में है, प्राकृत में है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। इसका अर्थ काले रंग की चूड़ियां। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? कौन सा पशु अननोन था, अज्ञात था? तो याद रखिएगा घोड़ा। घोड़ा, घोड़ा क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था? तो घोड़ा क्या था? एक तरीका से अज्ञात था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साज किस जगह में पाए गए मुहरों से प्राप्त हुआ था? पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह में पाए गए मुहर से प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य मिला है, कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। भोगवा नदी के किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है? भोगवा नदी के किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल। भोगवा नदी के किनारे कौन है? लोथल है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। 1921 में। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत। क्या नाम है? महाभारत। महाभारत के महान संस्करण में कुल श्लोकों की संख्या क्या है? महाभारत के महान संस्करण में कुल श्लोकों की संख्या क्या है? तो कुल श्लोकों की संख्या बाबू है 1 लाख। कितना है? 1 लाख है, 1 लाख है। महाभारत की लगभग कितने वर्ष पहले रचना हुई थी? तो महाभारत के लगभग कितने वर्ष रचना हुई थी पहले? तो लगभग 1000 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष। महाभारत के लगभग कितने वर्ष पहले रचना हुई थी? तो 1000 वर्ष पहले हुई थी। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की जिस वर्ष शुरुआत हुई थी वह क्या था? तो याद रखिएगा 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की जिस वर्ष शुरुआत हुई थी वह कब था? तो 1919 में स्टार्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। निम्न में से 2 सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियां कौन है? तो निम्न में से 2 सर्वाधिक मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, ध्यान रखिएगा। इतिहासकारों के मतानुसार महाकाव्यों में जो जानकारी मिलती है अधिकांशतः संबंधित है। तो अधिकांशतः क्या संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से। इतिहासकारों के मतानुसार महाकाव्यों में जो जानकारी मिलती है अधिकांशतः किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। कौरव या कुरु कबीले का उदय
किन दो बड़े कबीलों के संयुक्त होने पर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, भरत और पुरु, भरत और पुरु, भरत और पुरु, कौरव या कुरु कबीले का उदय किन दो बड़े कबीला के संयुक्त होने से हुआ? तो जब भरत और पुरु कबीला मिला तो कौरव या कुरु कबीला का उदय हुआ। ध्यान रखिएगा। क्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बाबू राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना, राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ध्यान रखिएगा इसका क्षत्रिय शब्द का शाब्दिक अर्थ। महाभारत के प्राकथन में कितने छंदों वाला एक पूर्व मूल पाठ का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन क्या है कि महाभारत के प्राकथन में कितने छंदों वाला एक पूर्व मूल पाठ का उल्लेख, एक पूर्व मूल्य पाठ का उल्लेख किया गया है? तो 24,000। कितना? 24,000 याद रखिएगा। कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित किए गए हैं। तो कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर को भी माना गया, इंद्रप्रस्थ को भी माना गया और इशुकर को भी माना गया। यानी तीनों का तीनों सही है कि कुरुओं की राजधानी के रूप में कौन कौन उल्लेखित है? हस्तिनापुर भी, इंद्रप्रस्थ भी और इशुकर भी। तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पुराणों के अनुसार पांडवों के वंशज निचछू ने हस्तिनापुर की बाढ़ों में बह जाने के बाद अपनी राजधानी कहां बनाई थी? फिर से देखते हैं। पुराणों के अनुसार पांडवों के वंशज निचछू ने हस्तिनापुर की बाढ़ों में बह जाने के बाद अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो कौशांबी को। कहां बनाई थी? कौशांबी को अपनी राजधानी बनाई थी। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है? तो यदु कहा गया है। क्या कहा गया है? यदु कहा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा नगर पांडवों द्वारा बनाया गया माना जाता है? निम्न में से कौन सा नगर पांडवों द्वारा बनाया गया माना जाता है? तो इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ पांडवों के द्वारा बनाया गया है, ऐसा माना जाता है। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। इसमें कुल कितने पर्व हैं? महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। इसमें कुल कितने पर्व हैं? तो याद रखिएगा इसमें 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? रट के रखिए ये सब सवाल। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। इसमें कुल कितने पर्व हैं बाबू? तो 18 पर्व हैं। ध्यान रखिएगा। पांडु की पत्नी का नाम क्या था? तो पांडु की पत्नी का नाम क्या था? कुंती। पांडु की पत्नी का नाम क्या था? कुंती था। याद रखिएगा। बीएस सुक्थांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे। बीएस सुक्थांकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे। वह क्या चीज के विद्वान थे? संस्कृत के एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग होता था। संस्कृत ग्रंथों में किस शब्द का? कुल शब्द का प्रयोग होता था। इसका मतलब होता है परिवार के लिए। कुल का मतलब क्या होता है? परिवार के लिए यह शब्द इस्तेमाल होता था। ध्यान रखिएगा। स्मृतियों का संबंध है। तो स्मृतियों का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा स्मृतियों का संबंध जो है हिंदू धार्मिक साहित्य से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्मृतियों का संबंध किससे? हिंदू धार्मिक साहित्य से है। महाभारत के रचनाकार कौन थे? तो महाभारत के रचनाकार कौन थे? महर्षि वेदव्यास। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग जान भी रहे हैं, बार बार पूछा जाता है। कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा कौरव और पांडव दोनों के दोनों कुरु वंश से। किस वंश से संबंधित थे? कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे? कुरु वंश से संबंधित हैं। महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या क्या है? तो महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या कितना हो जाएगा? 1,0217। 1,0217। तो महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या क्या है? 1,0217। महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। इनमें कुल कितने प्रकार के विवाह श्रेष्ठ एवं धर्म सम्मत माने जाते हैं? बोल रहा है महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। इनमें कुल कितने प्रकार के विवाह श्रेष्ठ एवं धर्म संपन्न माने जाते हैं? तो 4 प्रकार के विवाह। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के विवाह। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? तो ब्राह्मणों का मुख्य कार्य था अध्ययन एवं अध्यापन, स्टडिंग एंड टीचिंग। अध्ययन एवं अध्यापन किनका काम था? ब्राह्मणों का मुख्य कार्य था। याद रखिएगा।
महाभारत का सबसे शिक्षाप्रद एवं रोचक भाग कौन सा है? महाभारत का सबसे शिक्षाप्रद एवं रोचक भाग कौन सा है? तो भगवत गीता है। कौन है? भगवत गीता है, ध्यान रखिएगा। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से अवतरित है? भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से अवतरित है? तो भीष्म पर्व से। कौन पर्व से? भीष्म पर्व से, ध्यान रखिए। द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा काट कर दे दिया? द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा काट कर दे दिया? तो वह कौन था? एकलव्य था। यह कहानी तो आप सभी लोग जानते होंगे। चीनी यात्री फाहियान लिखता है, चीनी यात्री फाहियान लिखता है, जब वे नगर अथवा बाजार आते थे तो उन्हें लकड़ी द्वारा ठक ठक करते हुए आना पड़ता था, जिससे लोग इसे देखने के दोष से बच जाएं। यह कथन किसके लिए कहा गया है? यह कथन कहा गया है चंडाल के लिए। किसके लिए? चंडाल के लिए। चीनी यात्री फाहियान क्या लिखता है कि जब वे नगर अथवा बाजार आते थे तो उन्हें लकड़ी द्वारा ठक ठक करते हुए आना पड़ता था, जिससे लोग इसे देखने के दोष से बच जाएं। यह कथन किसके लिए कहा गया? तो यह कथन चंडाल के लिए कहा गया, चंडाल के लिए कहा गया, याद रखिएगा। पुत्र के आगे माता का गोत्र किस वंश के लोग लगाते थे? पुत्र के आगे माता का गोत्र किस वंश के लोग लगाते थे? तो याद रखिएगा सातवाहन। सातवाहन लोग अपने पुत्र के आगे माता का गोत्र लगाते थे, सातवाहन। स्त्री धन, स्त्री धन का उत्तराधिकार हक किसको था? स्त्री धन का उत्तराधिकार हक किसको था? तो याद रखिएगा माता पुत्री को। किसको? माता पुत्री को, यानी ओनली डाउटर को। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। भीष्म को क्या कहा जाता है? गंगा पुत्र कहा जाता है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स विल्किन ने। कौन किया? चार्ल्स विल्किंस ने। इस नाम को याद रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई है। तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की जो रचना हुई है महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, महात्मा बुद्ध के निर्वाण करने के बाद। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 84 नंबर, कि यह जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना कब हुई है? तो महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद त्रिपिटक की रचना हुई है, ध्यान रखिएगा। सूत विभाग, खंडका, परिवार, ये तीनों भाग है। बोल रहा है कि सूत विभाग, सूत विभाग, खंडका और परिवार, ये तीन भाग किनके हैं? तो यह विनय पिटक के हैं। किनके हैं? विनय पिटक के यह तीन भाग है, सूत विभाग, खंडका और परिवार। किसके हैं? विनय पिटक के हैं। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं? निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं? तो आप ध्यान रखिएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद। खुद्दक, खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय का संबंध है सूत पिटक से। खुद्दक निकाय का संबंध किससे है? सूत पिटक से है। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? बोला कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो आप ध्यान रखिएगा कि जो श्वेताश्वर उपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आत्मा, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। तो आत्मा का पुनर्जन्म कौशितकी उपनिषद का क्या है? मुख्य विषय है, कौशितकी उपनिषद। वर्धमान को महावीर अथवा जीन कहा जाता है। वर्धमान को महावीर अथवा जीन कहा जाता है सुख दुख पर विजय पाने के कारण। सुख दुख पर विजय पाने के कारण वर्धमान को महावीर अथवा जीन कहा जाता है। महावीर का ही बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं था? नहीं था पूछा है। तो याद रखिएगा सम्यक वाक, सम्यक वाक बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं था। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है तो विनय पिटक में, विनय पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, विनय पिटक में। महावीर स्वामी ने
महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? तो याद रखिएगा ब्रह्मचर्य। कौन जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? तो फाहियान। फाहियान इनमें सबसे पहले आया। फाहियान इनमें सबसे पहले आया। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो भगवान बुद्ध को किस स्थान पर? बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है। निम्न में से कौन निग्रंथ के रूप में विख्यात है? तो जैन। जैन निग्रंथ के रूप में क्या होते हैं? विख्यात हैं। कैनन ऑफ श्वेतांबर। कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई? कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई? तो याद रखिएगा यह जो स्थान है वल्लभी है। कौन है? वल्लभी। तो कहने का मतलब कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई? तो वल्लभी। वल्लभी गुजरात में। जैन आगम लिखे गए। जैन आगम लिखे गए। तो जैन आगम प्राकृत भाषा में। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जैन आगम किस क्या बोलते हैं? प्रकृति में लिखे गए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर में। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। तो बौद्ध साहित्य किसमें लिखा गया था? पाली में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? बौद्ध पाली में लिखा गया था। इस बात को ध्यान रखें। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था, पाली में लिखा गया था। ध्यान रखिएगा। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ। कौन थे? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर पार्श्वनाथ नहीं थे, सॉरी, ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव थे। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यह ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था, बुल। अशोक अपने राज्याभिषेक के पश्चात किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की? अशोक अपने राज्याभिषेक के पश्चात किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो याद रखिएगा 8वें वर्ष। 8वें वर्ष जब राज्याभिषेक अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग पर आक्रमण कब करता है? 261 BC में। किस इतिहासकार ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा? किस इतिहासकार ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा? तो याद रखिएगा D.R. भंडारक। D.R. भंडारकर ने ऐसे इतिहासकार हैं जो अशोक का इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखे हैं। D.R. भंडारकर। ब्रह्मी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो ब्रह्मी लिपि लिखी जाती थी बाईं से दाईं, लेफ्ट टू राइट। ब्रह्मी लिपि कैसे लिखी जाती थी? लेफ्ट टू राइट लिखी जाती थी। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों क्षेत्रीय राज्यों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ का पूछा है, तो बौद्ध ग्रंथ कौन हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। और यही अगर जैन धर्म पूछता तो भगवती सूत्र। कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का चर्चा है? तो अंगुत्तर निकाय वह बौद्ध ग्रंथ है जिसमें चर्चा है महाजनपद का, 16 महाजनपद का। और यही बौद्ध ग्रंथ के जगह अगर जैन ग्रंथ पूछे तो जैन ग्रंथ कौन है जहां 16 महाजनपद का चर्चा है? तो भगवती सूत्र हो जाएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? तो सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक पूछा है? तो मौर्य शासक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्यकालीन मुद्रा कसारपन मौर्यकालीन मुद्रा करसापन किस धातु से बनी होती थी? तो चांदी से। मौर्यकालीन मुद्रा करसापन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस धातु से करसापन बनी होती थी? चांदी से। शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र ने।
रुद्रदामन, रुद्रदामन था तो रुद्रदामन हिंद यूनानी था, इंडो ग्रीक। रुद्रदामन हिंद यूनानी था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सीमुक ने। सीमुक ने, याद रखिएगा, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सीमुक ने की। किस पुराण में गुप्त शासकों का वर्णन हुआ है? तो किस पुराण में गुप्त शासकों का? तो वायु पुराण में गुप्त शासकों का वर्णन हुआ है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त सम्राट का वर्णन है? हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त सम्राट का वर्णन है? तो समुद्रगुप्त का। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा याद रखिएगा। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल कौन था? तो उज्जैन था। सारा क्वेश्चन बार बार देखिएगा। उज्जैन था गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो 1/4 से लेके 1/6 तक, 1/4 से 1/6 तक। ये सारा, यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बार बार इसको देखिएगा। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग था? तो 1/4 से लेकर के 1/6। जैनियों की भाषा क्या थी? तो जैनियों की भाषा प्राकृत थी। जैनियों की भाषा प्राकृत थी। हाल रचित सप्तशती, याद रखिएगा, हाल लेखक है। हाल रचित सप्तशती कौन सी भाषा में है? तो याद रखिएगा, यह प्राकृत भाषा में। हाल रचित सप्तशती जो किताब है, इसके लेखक कौन है? हाल। और यह किस भाषा में लिखा हुआ है? प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किसके शासन में की गई थी? द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किसके शासनकाल में की गई थी? तो याद रखिएगा, कालाशोक। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किसके शासनकाल में की गई? कालाशोक के काल में। नॉट अशोक, कालाशोक, याद रखिएगा। किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? तो मौर्य शासक में क्या हो जाएगा आपका? विष्णु पुराण, याद रखिएगा, विष्णु पुराण, मौर्य शासक, याद रखिएगा। नेक्स्ट कि 122 नंबर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे। तो राजतंत्र कौन थे? तो याद रखिएगा, अंग हो गया, मगध हो गया, वत्स हो गया और वज्जी हो गया। ये सब क्या थे? राजतंत्र थे। अंग, मगध, वत्स और वज्जी, क्या 6ठी शताब्दी में राजतंत्र आपको याद रखना है। अंग, मगध, वत्स और वज्जी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया? बोल रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था, बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया? वह कौन था? चेदी था। पहले राजतंत्र था लेकिन चेदी में बाद में क्या हो गया है? वहां गणतंत्र स्थापित हो गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पुष्कर सारिणी नामक राजा किस महाजनपद में राज्य कर रहा था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में पुष्कर सारिन नामक राजा किस महाजनपद में राज्य कर रहा था? तो याद रखिएगा, अवंती महा में। कहाँ? अवंती महाजनपद में कौन था राजा? पुष्कर सारिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। पाटलिपुत्र पूछा है, पाटलिपुत्र, बिंबिसार द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा, गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो गंधार का कहाँ हो जाएगा? यह हो जाएगा तक्षशिला। कौन हो जाएगा? तक्षशिला। इस बात को ध्यान रखिएगा। गंधार का कहाँ हो जाएगा? तो गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला।
सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे? सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे? तो वो किसके थे? शिव के थे, शिव के थे। सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे किस देवता के उपासक थे? तो शिव के थे। ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वह 1000 से लेकर के 800 ईसा पूर्व के मध्य। ऋग्वेद की रचना। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो याद रखिएगा 1028। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है, 6। वेदांग कितने हैं? वेदांग की संख्या 6 है। सल्लेखन संबंधित है, तो सल्लेखन विधि जैन धर्म से, किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां कौन सा महाव्रत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ध्यान रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो द्वितीय का कौन किया? तो याद रखिएगा सर्वकामी। कौन है? सर्वकामी ने, सर्वकामी ने, याद रखिएगा। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? तो याद रखिए उपसंपदा। क्या कहलाती थी? अगर बौद्ध संघ में, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? उपसंपदा कहलाती थी। मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित है, तो मौर्यकालीन जो कालिंग राज्य है कहाँ है? वर्तमान, याद रखिएगा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया है, तो याद रखिएगा वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में। जो कलिंग अभी वर्तमान में वो कहाँ है? उड़ीसा के दक्षिणी साइड में है, उड़ीसा के दक्षिण साइड में, वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में कौन? कलिंग राज्य। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से विभक्त था। मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप से 5 प्रांतों में विभक्त था, 5 प्रांतों में विभक्त था। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता था? तो राष्ट्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राष्ट्र कहा जाता था। इसको ध्यान रखिएगा। मगध साम्राज्य की राजधानी थी, तो मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो कौसंबी थी। क्या थी? कौसंबी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। 16 महाजनपदों का उदय हुआ, तो 16 महाजनपदों का उदय हुआ बुद्ध युग में। किस युग में? बुद्ध युग में, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्कन में स्थित है? दक्कन में स्थित है, तो याद रखिएगा कि जो अस्मक है, अस्मक, यह दक्कन में है। कहाँ है? दक्कन में, यानी दक्षिण साइड में। सर्वप्रथम सिक्कों का चलन आरंभ होता प्रतीत होता है, तो सर्वप्रथम सिक्कों का चलन कब आरंभ हुआ? तो सर्वप्रथम सिक्कों का जो चलन है 5वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग से, 5वीं सदी के ईसा पूर्व के लगभग सर्वप्रथम सिक्कों का चलन ऐसा माना जाता है। गोत्र संस्था का प्रादुर्भाव कब हुआ? गोत्र, तो गोत्र का उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से यह गोत्र शब्द का क्या हुआ है? प्रादुर्भाव हुआ है, इमर्ज हुआ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अनेक गणतंत्रात्मक राज्य थे। इस प्रकार के राज्यों में एक शासक राज्य था, और इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा यह हो जाएगा महात्मा बुद्ध का। मेगास्थनीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेगास्थनीज की इंडिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा कि यह यहाँ पे चारों के चारों जो भी स्टेटमेंट है कि इंडिका वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं है, बिल्कुल इंडिका का जो बुक है, इंडिका जो मेगास्थनीज ने लिखा है वह वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं है, वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं है, यह सही है। डायोडोरस ने इंडिका के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत किया था, यह भी सही है। इंडिका मौर्यकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, ये भी सही है। तो पूछा है कि इंडिका के बारे में कौन सा सत्य है? तो ये सभी के सभी। इंडिका अपने वास्तविक रूप में अवेलेबल नहीं है। डायोडोरस ने इंडिका के कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत किया है, और इंडिका मौर्यकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, ध्यान रखिएगा। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों का एक आयोग करता था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों का एक आयोग करता था। इस आयोग के 6 मंडल थे, और प्रत्येक मंडल में जो सदस्य होते थे वह 5 होते थे। कितने होते थे? 5 होते थे, ध्यान रखिएगा। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म
कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, तो याद रखिएगा कि यह जो प्रचलित ब्रिटेन में नहीं हुआ, बाकी जापान में हुआ था, सीरिया में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, लेकिन ब्रिटेन में नहीं हुआ था। तो पूछा है कि कहाँ नहीं हुआ था, तो ब्रिटेन में नहीं हुआ था। तो इस तरीका से हम लोग यहीं पे इसको रोकेंगे। तो अगर ये सारे सवाल याद कर लिए तो एंशिएंट हिस्ट्री में नंबर कटना मुश्किल है। तो याद रखिएगा, वेदिका पथ पर हम पढ़ते नहीं हैं, एग्जाम को जीतते हैं, एग्जाम को जीतते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और इसी तरीका से देखते रहिए और वेदिका पथ को सब्सक्राइब कीजिए।